नमस्कार, बुलंद भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली में शनिवार की रात विवेक विहार में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो सन्न रह गया। दरअसल बेबी केयर सेंटर में भीषण हादसा हुआ, आगजनी हुई, ब्लास्ट तक हुए। और जब वहां पर धमाके हो रहे थे उस वक्त वहां 12 मासूम मौजूद थे। इस हादसे के बाद 7 मासूमों की ज़िंदगी खत्म हो गई, 5 अभी भी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस पूरे घटना में जो एक शख्स देवदूत बनकर वहां पहुंचे वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र सिंह शंटी साहब हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक भी हैं वो, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अमूमन आपने देखा होगा दिल्ली और अलग अलग जगहों पर वो अपनी सेवाएं देते रहते हैं। जब ये पूरा हादसा हुआ वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने कैसे अपनी आंखों से इस मंजर को देखा, क्योंकि अगर वो नहीं पहुँचते तो शायद जो मासूमों की जान बचाई गई वो नहीं बचाई जा सकती थी। शंटी साहब, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया हमको। मैं जानना चाहता हूं, बुलंद भारत टीवी के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि शनिवार की उस रात, वो भयानक रात, वो काली रात अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, क्या हुआ था सर? कब आपको पता लगा इस घटना के बारे में और कब आप पहुंचे? फिर आपने क्या मंजर वहां पर देखा? लगभग 11:40 पर धमाके होने शुरू हुए। मेरे घर से 500 मीटर की दूरी होगी कुछ। 1 2 3 4 धमाके हुए और बॉम्ब की तरह धमाके हुए। हमने सोचा कि लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं जैसे इलेक्शन चल रहा है, लेकिन मुझे लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। हमारा शहीद भगत सिंह सेवा दल का कंट्रोल रूम है कि एम्बुलेंस भेजिए फटाफट, यहाँ हादसा हो गया है, यहाँ बॉम्ब फट गए हैं 4। अब लोगों को नहीं पता था ऑक्सीजन सिलेंडर है क्या है। हम गए तो वहाँ पे पूरी बिल्डिंग बड़े भयानक तरीके से जल रही थी, और अकेली बिल्डिंग वो नहीं जल रही थी, दाएं वाली और बाएं वाली उन बिल्डिंगों में भी आग लग चुकी थी। बहुत ही भयंकर आग थी, और पुलिस अपना काम कर रही थी, पर लोगों को रोकना, ये करना, वो करना। फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी, लेकिन हमारा काम क्या था? हमारे पास 3 एम्बुलेंस थी, तो हमारा काम था पेशेंट को निकालना। तो मेरे को जब मैंने कहा तो मुझे मना कर दिया गया कि यहाँ पर आगे से नहीं जा सकते, भयंकर आ गया, नहीं जा सकते। लेकिन मुझे उस क्षेत्र का भूगोल पता है, क्योंकि मैं बचपन से वहीं रहता हूँ। मुझे पता था पीछे से रास्ता है और पीछे गली भी है। मैं तीनों गाड़ियाँ पीछे ले गया, ड्राइवर, मेरा बेटा जोजीत, और हमने जाके जब देखा लोग वहाँ के आगे कि वहाँ लोग ऐसे देख रहे हैं, वो शीशा नज़र आ रहा है, उसमें आग की लपटें नज़र आ रही हैं। तो वहाँ की पब्लिक ने बड़ी हिम्मत करी और शीशे तोड़ दिए, और फिर सीढ़ियाँ ले आए, कहीं से सीढ़ियाँ लगा के ऊपर चढ़ने शुरू कर दिया लोगों ने। तो मेरे साथ ही 2 लड़के जो चढ़े, उन्होंने 2 बच्चे पहले बाहर निकाले, हमने नीचे पकड़ाए, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। करते करते 10 बच्चे हमने निकाल लिए। अंदर ये आलम था कि सांस 30 सेकंड से ज़्यादा हम नहीं रोक सकते थे, धुआं ज़्यादा था। तो मैंने फिर टॉवल लेके गीला करके मुंह पे बांध लिया और मैं घुस गया अंदर। मुझे उन्होंने कहा जी बच्चे पूरे निकल चुके हैं। मैंने कहा मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है कोई और होने चाहिए बच्चे। जब मैं आखिरी राउंड में गया अंदर तो 2 बच्चे और पड़े थे वहाँ पे, मासूम। उनकी ट्यूब वगैरह लगी हुई थी, मैंने ट्यूब वगैरह निकाल दी उनकी, और बच्चों को उठा लाया मैं, और उनको हॉस्पिटल ले गए। हमारे वहाँ ले जाने पर 12 में से 6 उन्होंने मृत घोषित कर दिए, 7वां फिर रात को फिर डेड कर गया। तो 5 बच्चे अभी बचे हुए हैं और 7 की डेथ हो गई है। मुझे लगता है इतना दर्दनाक हादसा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उन छोटे छोटे बच्चों को मैंने अपने हाथों पे ऐसे उठा के, मुझे लगता है कोई 5 दिन का होगा, कोई 10 दिन का होगा, लेकिन ये जो कुछ हुआ है बहुत ही बड़ी मिस्टेक से हुआ है। एक दिन में नहीं हुआ, कई साल से वो चल रहा था हॉस्पिटल, और ये बहुत दर्दनाक हादसा है पूरे देश के लिए। इसमें शंटी जी एक बात ये भी कही जा रही है कि वहाँ पर जितने बेड्स थे उससे ज़्यादा बच्चे वहाँ पर थे, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो ब्लास्ट हुए उसकी भी संख्या बताया जा रहा था कि वो ज़्यादा थी, मतलब 5 या 6 की कैपेसिटी थी तो डबल कर दिया गया था उसकी संख्या को। तो इसके बारे में भी कोई आपको जानकारी मिली? क्या वाकई में ये चीज़ें थी वहाँ पर, इतनी बड़ी लेवल पर लापरवाही हो रही थी? पड़ोसियों ने कई बार शिकायत की थी, एक घर छोड़ के गुप्ता जी रहते हैं, कि यहाँ पर डेली ट्रक आते हैं और ट्रांजैक्शन होती है, जबकि एक्सप्लोजिव है उसकी आप ट्रांजैक्शन रोड के ऊपर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे घर में जो सिलेंडर होता है उसकी जो प्रेशर होता है मात्र 3 किलो का होता है, 3 केजी का प्रेशर। इस ऑक्सीजन के सिलेंडर में 150 केजी का प्रेशर होता है। ये बारूद की तरह जाता है, ये समझ लीजिए चंद्रयान की तरह जाता है, जहाँ लगेगा लेंटर फाड़ के निकल जाएगा। पहला ब्लास्ट हुआ हॉस्पिटल में घुसा जहाँ आग लगी, दूसरा हुआ ITI कॉलेज में गया, वो खुली जगह थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ, तीसरा रोड के ऊपर हुआ, चौथा फिर पड़ोसी के घर में घुसा, उनका घर तबाह कर दिया इन्होंने। ये एक दिन में नहीं हुआ है। पहली बात तो जैसे बार बार कह रहे हैं जी उसके पास 5 बेड का था, उसकी परमिशन ख़त्म हो चुकी थी। अरे परमिशन दी किसने उनको, किस ब्याह से दे दी? 150 गज के मकान के फर्स्ट फ्लोर पे कोई सीढ़ियाँ नहीं है, कोई एग्जॉस्ट पॉइंट नहीं है, कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, कोई अच्छा स्टाफ नहीं है उनके पास। आग लगने पे सब भाग गए। सुना है कि जो डॉक्टर्स थे वो भी भाग गए, जो कुछ नहीं स्टाफ था वहाँ कोई पे, नहीं था, 2 आपने किसी को नहीं नर्सेज देखा?
2 नर्सेज बाद में वहाँ आई थी जहाँ हम बच्चे ले गए थे। इससे पहले सब भाग चुके थे, वहाँ पे कोई साधन नहीं था। और ऐसा ऐसा दिल्ली में एक जगह नहीं है, बहुत जगह है। मुझे लगता है ज़्यादा नहीं 4-5 हज़ार ऐसे हॉस्पिटल होंगे, ना उनके पास एम्बुलेंस है, ना उनके पास मॉर्चरी है, ना कोई साधन है, उनको फट से परमिट दे दिया जाता है। ये बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है इसमें। एक मैं आपसे मैंने आपकी तस्वीर भी देखी थी, रात को आप कपड़ा बांधकर बाहर निकल रहे थे, आपको कुछ लोग पकड़ के बाहर, आप ही के साथ के लोग थे। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है आपके पास? मतलब ये जज्बा इस उम्र में आप, मतलब आग में जाने से आदमी को डर लगता है, एक तो गर्मी इतनी ज़बरदस्त हो रही है और आप उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए। देखो जी, हमें तो बचपन से गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा कि सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत। दीन वो होता है जो दुखी होता है। तो हमारा तो ज़िंदगी इसीलिए है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो शान दी है ना, पकड़ी हमारे को, ये इसीलिए दी है, सेवा करने की। ये तो कुछ भी नहीं है। कोविड में हमने एक रात में 100 150 बॉडियों को क्रिमेट किया है, उसी के लिए पद्मश्री परमात्मा ने दिलाया है। तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। वो बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अपने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे, 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इससे आप जब वहाँ पहुँचे, धमाका हुआ, आसपास में क्या मंजर था? लोग कितने डरे हुए थे? क्या चीख पुकार भी लोगों में मची? लोगों ने अपने घर खाली कर दिए थे जी। दाएं बाएं वाले घर छोड़ के भाग गए सारे, क्योंकि लाइट भी चली गई थी। लाइट तो 12 घंटे बाद आई है वहाँ पे। लेकिन लोगों के अंदर दहशत का माहौल बन गया है। यार ये कोई तरीका थोड़ा है, आपने एक रहायशी एरिया के अंदर इस प्रकार के एक्सप्लोजिव आपने लगा रखे हैं, तो ये वाकई में खतरे वाला काम था। तो ये परमात्मा ने, समझ लीजिए कि अभी तो बहुत थोड़े में बचा दिया है, क्योंकि यही हादसा दिन में या शाम को होता तो वो बहुत टी पॉइंट है, विवेक विहार की हर धड़कन है। राइट साइड पे मार्केट है जहाँ हज़ारों लोग रहते हैं। ये तो मैं तो कहता हूँ एक जान भी बहुत कीमती होती है। जिनके घर बच्चा नहीं होता, देखो ना, वैष्णो देवी जाके मन्नत मांगते हैं, गुरुद्वारे जाके मन्नत मांगते हैं। यहाँ 7 जाने गए हैं, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनके ऊपर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए, 302 का होना चाहिए। ये जो पूरी बिल्डिंग थी, उसमें जो सिलेंडर बताए जा रहे थे, क्या वो ग्राउंड फ्लोर पर रखे गए थे? बाहर कितने? वैन में पड़े थे जी, मारुति वैन खड़ी और ये थी। बच्चे कौन से फ्लोर पर थे? बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे थे। फ्लोर ही 2 हैं इसमें, ग्राउंड और फर्स्ट, तीसरा फ्लोर ही नहीं था इसमें। बाहर बिल्कुल गेट के आगे एम्बुलेंस खड़ी थी, उसमें थे। अब वो तो कह रहे हैं जी ऊपर से बिजली गिर गई जी, फलाना गिर गया जी। कोई बिजली नहीं गिरी है, सब नाटक की बात है। उनके उसमें रिसाव हुआ है या कुछ भी हुआ है, शुरू उनके सिलेंडर से काम हुआ है। और याद से नहीं हो रहा था सिलेंडर वाला काम। एक सेठ ऑक्सीजन कंपनी है कोई, दिलशाद गार्डन की, ये उसका काम यहाँ चलता था। इसमें फायर सेफ्टी भी की बात आई, फायर सेफ्टी नहीं थी और एनओसी बताया जा रहा है कि पहले ही खत्म हो गई थी, मार्च या अप्रैल। फालतू की बात है, एनओसी खत्म हो गई थी। एनओसी तब खत्म होती है जो उनको परमिट मिला कैसे, वहाँ खुला कैसे, वो हॉस्पिटल के लायक जगह थी, वहाँ पार्किंग थी, वहाँ कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। कहीं भी हॉस्पिटल खोल देंगे आप। अब हम बूचड़ खाना कह सकते हैं, आप उसको हॉस्पिटल नहीं कह सकते हैं। और ये डॉक्टर नहीं है, कसाई हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। हालत के चक्कर में 4 हॉस्पिटल तो नहीं कि खुद के हैं दिल्ली में, पूरा रिकॉर्ड आ गया सामने। तो इसका मतलब है कि ये लोग बहुत बहुत ईजी लेते हैं ऐसी चीज़ को। और हम लोग भी, हमारा प्रशासन भी एक दिन जागता है। दिल्ली में पीजी में आग लगी थी, बड़ी परीक्षण हुए जी, ये हुआ वो हुआ, सर्वे हुए, क्या हुआ। आज चलिए लक्ष्मी नगर में दिखाता हूँ आपको, 500 पीजी बने हुए हैं। एक एक गली में 600-600 बच्चे रह रहे हैं, एक एक घर में 500-500 बच्चे रह रहे हैं। एक हादसा हो जाए, एक नहीं भाग सकता, सारे वहीं रह जाएंगे। तो ये सब जो हो रहा है सब आईवाश है। ऐसा क्यों होता है शंटी जी कि जब हादसा होता है सरकार उसके बाद जागती है, उसके बाद कहती है कि जांच होगी, दोषियों को हालांकि डॉक्टर्स और वो उनको पकड़ा भी गया वहाँ पर जो उनके मालिक हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्या इतनी कार्रवाई कहाँ होना? जाग जाती है? किसने कह दिया आपको जाग जाती है? अभी 2 साल हुआ है, कोरोना गया है, कहाँ जाग गई? मुझे दिखाइए ना, किस हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर आ गए हैं और कहाँ वेंटिलेटर ऑपरेटर आ गए हैं, कहाँ एम्बुलेंस आ गई हैं, कहाँ शव वाहन आ गए हैं। इनके पास तो व्हील चेयर तक नहीं है, स्ट्रेचर तक नहीं है। पूरी दिल्ली की स्थिति आप कह रहे हैं खराब है। मुझे दिल्ली की, मैं बहुत बुरा हाल है दिल्ली में। तो जीटीबी हॉस्पिटल से हमने 50-50 लाश एक दिन में उठाई हैं, क्योंकि उनके साधन ही कुछ नहीं थे। मरे ही वो हैं जो हॉस्पिटलों में गए हैं, जो घर में रह गए फिर बच गए। तो इसलिए ये भी जो आप कह रहे हैं जी सरकार देख ली है, जाग रही है, कुछ नहीं जाग रहे हैं, फालतू की बातें। 1-2 दिन टीवी में आएगा, उसका बंद हो जाएगा। अब जो केस करेंगे, 7 बच्चे जो गए उनके घर वाले बेचारे कहाँ कोर्ट में जाएंगे, बरी हो जाएगा, देख लेना आप। तो आप जैसे समाज सेवी लोग ऐसे काम में सबसे आगे रहते हैं, उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? भाई जहाँ जहाँ हादसे हो रहे हैं उसके बाद सरकार ये नोटिस करे कि कहाँ पर फायर सेफ्टी नहीं है, कहाँ पर लापरवाहियाँ बरती गई। जैसे आप कह रहे हैं वहाँ पर हॉस्पिटल खुलने लायक जगह ही नहीं थी, उसके बावजूद भी वहाँ पर चंद पैसों के लालच में देखिए आप किस तरह से मासूम बच्चों के साथ जान के साथ खेला गया। देखिए, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि दिल्ली के अंदर हज़ारों हॉस्पिटलों में हज़ारों जाने गई हैं कोविड के अंदर। हर हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिस बिठाया गया था। नोडल ऑफिसर का काम था वो देखना कि वहाँ कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहा,
कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, लेकिन हर हॉस्पिटल ने 30-30 लाख रुपए के बिल बनाए, लाशें नहीं दी लोगों की, पेशेंट को नहीं छोड़ा। क्या किसी के खिलाफ एफआईआर हुई? ये सब आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। मुझे किसी से डर नहीं है, किसी बात को मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये अगर इनकी जांच करनी है, इनको बंद करना है, तो सीधा सीधा केस किया जाए सरकार की तरफ से, स्टेट वर्सेस हॉस्पिटल, नॉट ये 7 परिवार वाले कोई केस नहीं करेंगे, सब बेचारे गरीब लोग भाग भूग जाएंगे। हमारे जैसी एनजीओ से कराइए केस, हम करने को तैयार हैं। हम देखेंगे कैसे विड्रॉ कैसे छूटता है, ये कभी नहीं छूटेगा। ये कुल मिला के ये बहुत बड़ी लापरवाही है और दिल्ली में हज़ारों जगह हो रही है, एक जगह नहीं हो रही है। इसके लिए नॉर्म्स बनाए जाएँ, ये दुकानदारियाँ बंद करी जाएँ, सीधी सी बात है। तो ये इसके लिए डॉक्टर्स जिम्मेदार हैं या फिर ये पूरा सिस्टम ही आप जिम्मेदार मानते हैं? डॉक्टर जो ये काम कर रहे हैं वो, मैं तो पहली बात डॉक्टर ही नहीं कहूँगा उनको, ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं ये तो। कोविड में भी यही हुआ था, डॉक्टर तो बेचारे अपनी सेवा कर रहे थे, नर्स सेवा कर रही थी, टेक्नीशियन सेवा कर रहा था। कमा कौन रहा था? हॉस्पिटल के मालिक, क्योंकि वो इंडस्ट्री चला रहे हैं। जिसका एक हॉस्पिटल था उसके 11 बन गए हैं कोविड के अंदर। पैसा किसने कमाया? फार्मा वालों ने, दवाई बनाने वालों ने। किसने कमाया? इंश्योरेंस कंपनियों ने। ये सब मिल गए थे आपस में। 3-3 गुना लैब वाले 10-10 हज़ार रुपये टेस्ट का लिया। ये गुंडागर्दी हुई ना, कितने लोगों पे केस हुआ, कितने लोग जेल गए, लाखों लोग मर गए। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आज हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा है। उन परिवारों से पूछिए जिनके बच्चे गए हैं, अगर करना है तो इसके ऊपर सख्त एक्शन किया जाए, नहीं तो फिर धूल ना झोंकी जाए। एक आखिरी सवाल, क्या आप ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इन परिवारों को? देखिए मेरा काम तो यही है, मैं तो 35 साल से इसी काम में हूँ। मैंने कोविड में भी जिन हॉस्पिटलों से मैंने ठुकाई पिटाई करके लाशें दिलाई हैं, 11 केस मेरे ऊपर चल रहे हैं, उसको मैं परवाह नहीं करता हूँ इन चीज़ों की। जब भी कहीं ऐसा अत्याचार देखूंगा मैं बोलूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मेरी तरफ से केस डाला जाए इसके खिलाफ, मैं एज ए एनजीओ डाल सकता हूँ, कोई भी एक व्यक्ति डाल सकता है, देश का नागरिक डाल सकता है, तब तो नहीं छूटेंगे ये। अन्यथा आप सोचे परिवार वाले केस करेंगे, वो केस छूट जाएगा 1 साल के अंदर। और अभी भी क्या होगा, जो धाराएँ लगी हैं 4-5 दिन के बाद बाहर आ जाएंगे वो। तो इसलिए किया जाए तो सख्त तरीके से केस किया जाए, ये सोच के किया जाए कि बच्चे मेरे हो सकते थे, तब होगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो जिम्मेदार किसे मानते हैं आप इस पूरे हादसे का, मैं अगर पूछूं तो एक लाइन में? नहीं, जिम्मेवारी शुरुआत तो डॉक्टर उससे होती है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही ये है कि वो चीज़ वो खुली कैसे, और खुली तो नॉर्म्स पर बनी कैसे, समझिए बात। बिजली कैसे लग गई अगर वो रजिस्टर्ड नहीं थी तो? पानी कैसे लग गया? लाइसेंस कैसे मिल गया उनको? सारी बातें देखने, आपस में मैच करती हैं सारी बातें। आप एक छोटी सी रेडी लगा के दिखा दीजिए ना मुझे सड़क के ऊपर, शाम को एमसीडी भी आ जाएगी, गवर्नमेंट भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। तो इतना बड़ा धंधा चल रहा है, 5 की जगह 12 बच्चों को रख रहे हैं। सुविधाएं आपके पास 5 की भी नहीं है, आपके पास एक छोटी सी सीढ़ी से हॉस्पिटल में चढ़ने का रास्ता है। तो नॉर्म्स तो होते हैं यार किसी चीज़ के। बूचड़ खाने खोल रहे हो आप, तो मैं इसके खिलाफ हूँ स्पष्ट रूप से। धन्यवाद, आपने वक्त दिया शंटी जी। तो ये थे जितेंद्र सिंह शंटी साहब, और जिन्होंने वहाँ पर देवदूत बनकर वो गए, उनकी टीम गई और वहाँ पर जो मासूम बच्चे थे उनको बाहर निकाला, अस्पताल में पहुँचाया, उनकी ज़िंदगी बचाई। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और ज़िम्मेदार जो हैं वो आगे ऐसे हादसों से सबक लें, ताकि दिल्ली में जहाँ जहाँ पर इस तरह की लापरवाहियाँ चल रही हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, चंद पैसों के लालच में जो डॉक्टर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो, और ऐसे अस्पतालों पर जो बिना एनओसी के चल रहे हैं, बिना फायर सेफ्टी के चल रहे हैं, नियमों को ताक पर रख के चल रहे हैं, उन पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन राहुल राठौर के साथ मैं शंकर दत्त पंत, बुलंद भारत टीवी।